नमस्कार। भारत और चीन के रिश्ते लगातार सुधरते जा रहे हैं। कल भी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। हम इस बात पर फोकस तो रखेंगे कि वहाँ पर क्या बात हुई। इसके अलावा इस बात पर भी फोकस रहेगा कि जो इन दोनों की दोस्ती हो रही है, जो बढ़ती जा रही है, उसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि वो जानने बहुत आवश्यक है कि किस तरफ ये दोस्ती जाएगी, किसको काउंटर किया जा रहा है, किसके साथ अलाइनमेंट हो रही है। और इसके साथ ही जो तमाम घटनाएं रीजनल एरिया में, इस पूरे बांग्लादेश म्यांमार में हुई है पिछले एक हफ्ते में, उनके साथ इनका क्या संबंध है, उन सारी कड़ियों को जोड़कर देखेंगे। और जो यूएसए का प्लान था यहाँ पर, या प्लान है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या वो प्लान वाकई था, उस चीज़ को भी देखेंगे कि यूएसए यहाँ पर क्या चाहता था और उसे क्या मिल रहा है। उस पर भी हमारी डिस्कशन रहेगी। थोड़ा सा रशिया का एंगल भी देखेंगे। बहुत तमाम सारी चीज़ें हुई हैं इस पूरे हफ्ते में कि जिनको एक दूसरे के साथ जोड़कर क्लियरली देखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल वहाँ पर क्या हुआ। डोवाल साहब गए, वहाँ पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग थी। वो भी गलवान वैली के क्लैश के बाद पहली बार हो रही थी। 2005 से ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग की शुरुआत की गई थी ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको पीसफुल तरीके से सॉल्व कर लिया जाए। तो 6 पॉइंट पे वहाँ पे कंसेंसस बना है। लगभग 4 पॉइंट तो बॉर्डर से रिलेटेड ही है कि वहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी की जाए, स्टेबिलिटी रही जाए, आपस में मिला जुला जाए। लेकिन कुछ और पॉइंट भी है। 2 कंसेंसस है कि जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो 2020 के बाद, कोविड के बाद बंद थी, उसको भी शुरू कर दिया जाए। नाथुला पास से ट्रेड दोबारा से शुरू कर दिया जाए जो कि कोविड के बाद से बंद था। वो पहले भी 1962 के युद्ध के बाद 40 साल लगभग बंद रहा है। 2006 से वो शुरू किया गया था। इसके अलावा जो इंटर स्टेट, दोनों स्टेट्स के बीच में रिवर है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर की जाए। यानी कि कुल मिला के एक बहुत ही अच्छे रिलेशन की तरफ बातें हुई हैं। काफ़ी कुछ हुआ है, उसको भी देखेंगे। लेकिन इसके अलावा, इस घटना के अलावा बहुत सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं। कल की हैं, 2 दिन पहले की हैं। जैसे रशिया के जो रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है आर्मी के, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फॉरेन डेलीगेट्स वहाँ पर बैठे थे, यानी कि वहाँ पर पत्रकार वगैरह भी बैठे थे। और उन्होंने कहा जो वेपन कंट्रोल का एक एरा था जिसमें विभिन्न ट्रीटीज़ थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, स्टार्ट ट्रीटी थी, वो सारी जो कैंसिल हो गई हैं, वो दौर चला गया है। अब वेपन कंट्रोल करने के लिए कोई रिजीम नहीं है, किसी की कोई रोक नहीं रह गई है। लगातार वेपन को हम बनाएंगे, बढ़ाएंगे, उनके प्रसार को फैलाएंगे। तो देखिए, वर्ल्ड बिल्कुल ही एक नई लाइन की तरफ जा रहा है। इसको भी भारत चीन के साथ जो रिश्ते सुधर रहे हैं उसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ये सारे एंगल वहाँ पर जुड़ रहे हैं। और जो इनका बयान था, उस अगर बयान को देखें तो यहाँ पर अगर साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि रशिया जो यूएस से उसके साथ कर रहा है, यूक्रेन को मदद दे रहा है, और वहाँ पर उनका जो केमिकल, जो उनका चीफ था जिसके पास केमिकल वेपन का पूरा कंट्रोल था, उसको वहाँ पर एक स्कूटर बॉम्ब के द्वारा मार दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। उसका भी बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि उसके रिस्पॉन्स में चीन, चाइना, इंडिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के साथ दोस्ती करेगा। तो क्लियरली नाम लिए गए रशिया के द्वारा, जिसमें चाइना, इंडिया तो बिल्कुल है और नॉर्थ कोरिया भी है। और नॉर्थ कोरिया वहाँ पर जाकर रशिया के साथ लड़ाई कर रहा है, वहाँ पर कुर्स्क रीजन में, और वहाँ पर वो शहीद भी हो रहे हैं। एक तरीके से उनकी अगर एंगल से देखें तो शहीद हो रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से वो उनको मार रहे हैं, वो टेररिस्ट हैं। और वहीं पर देखिए भारत क्या कर रहा है। कोविड के बाद से जितनी चीज़ें बंद थी उस रीजन में, वहाँ पर एम्बेसी बंद थी इंडिया की नॉर्थ कोरिया में, उसको भी शुरू कर दिया गया है। देखिए वहाँ पर रशिया कह रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया, चाइना और इंडिया के साथ एक तरीके से दोस्ती की जाएगी। वहाँ पर इंडिया भी नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी एम्बेसी शुरू कर रहा है। तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। चीन में जा रहे हैं डोवाल साहब, वहाँ पर इतना अच्छा समझौता हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पर ये बातें आने लग गई कि वहाँ पर एम्बेसी भी खोली जाएगी। तो एक तरीके से लग रहा है कि एक एक्सिस बनती जा रही है। और उसी के साथ वहाँ पर खबर आ रही है कि जो म्यांमार था, जहाँ बहुत दिनों से कई एथनिक गुट हैं, वो अलग अलग स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। अराकान आर्मी है, एक शैन स्टेट है, वहाँ पर उनके लिए एक आर्मी लग रही है, एथनिक ग्रुप लड़ रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। तो जो रखाइन स्टेट के लिए अराकान आर्मी लड़ रही थी, लगभग उसका पूरा कंट्रोल हो गया। तो ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सारी बातें हो रही हैं, डिस्कशन में आ रही हैं कि भारत की अराकान आर्मी के साथ एक डिस्कशन चल रही है। इस पर नहीं कि पैसा दिया गया कि वो करेगी बांग्लादेश पे हमला कर दे, इसलिए नहीं, क्योंकि भारत के यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को भी देखेंगे। तो भारत का अराकान आर्मी के साथ भी एक डायलॉग चल रहा है, चीन का भी चल रहा है, दोनों का वहाँ पर एक इनके साथ डायलॉग चल रहा है, क्योंकि इनके वहाँ पर इंटरेस्ट है। तो अगर इंडिया और चीन अराकान आर्मी के साथ डायलॉग कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत और चीन के बीच में दुश्मनी हो। दोनों के इंटरेस्ट वहाँ पर कोइंसाइड करते हैं, दोनों के मिलते हैं वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ पर एक साथ है और वहाँ पर एक साथ है तो बहुत सारी जगह पर एक साथ दिखेंगे, क्योंकि उसका कारण है। वहीं पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश भारत को बहुत देर से परेशान कर रहा है। जब से वहाँ से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, लगातार वहाँ से एंटी इंडिया बातें क्लियर आ रही हैं। अब तो एकदम से ऐसे हो गया है कि ओपन होस्टाइल नेशन एक बन गया है कि एक तरफ पाकिस्तान है तो एक तरफ बांग्लादेश है, बिल्कुल दुश्मन है। कोई भी एक भी पॉजिटिव बात वहाँ से नहीं आ रही है। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन चल रही हो, भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा हो एक तरीके से इनडायरेक्टली कि भारत वहाँ पर एक तरीके की लड़ाई छेड़ दे और एक बॉर्डर खुल जाए, और बॉर्डर अगर वहाँ पर खुल जाएगा, लड़ाई छिड़ जाएगी, तो बांग्लादेश के पास मौका मिल जाएगा कि वो फ़ौरन मदद मांग सके। और फ़ौरन मदद वो किसकी मांगेगा? पाकिस्तान तो वहाँ पर दौड़ के आएगा ही, लेकिन एक और आदमी आएगा जिसको बांग्लादेश में अपना पैर पसारना है, वो है यूएसए। लेकिन भारत ने ऐसा मौका दिया नहीं। वहाँ पर एक तरीके से इनडायरेक्टली खेल खेला गया है, और खेल कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, उसको भी देखेंगे। तो वहीं पर देखिए बांग्लादेश के साथ जो भारत के संबंध हैं वो कितने ख़राब हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भारत और चीन के जो संबंध सुधर रहे हैं उसमें केवल भारत और चीन ही जिम्मेवार नहीं है। बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जो उस बात को फोर्स कर रहे हैं कि अगर इस वक्त भारत और चीन साथ ना हुए तो रीजनल जो इम्बैलेंस है वो सारा बिगड़ जाएगा, पावर किसी और के हाथ में चली जाएगी, और वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जो मिडल ईस्ट में इस वक्त बनी हुई है और कई दशकों तक वो बनी रहेगी। इसलिए भारत और चीन दोनों एक साथ आना चाह रहे हैं। विजय दिवस पर 16 दिसंबर 1971 पे जब भारत के सामने 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है विजय दिवस को। तो विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए, बांग्लादेश का नाम लिए, ये कह दिया कि हमने वहाँ पर विजय पाई थी। इस बात का बांग्लादेश में बहुत विरोध हुआ। उनका कहना था कि भारत केवल एक अलाइड पावर था साथ में, यानी कि युद्ध तो हम लड़ रहे थे, जो भारत था वो तो केवल एक अलाइड पावर। देखिए ऐसी बात नहीं है, भारत के सैनिक ना जाते तो वहाँ पर जो मुक्ति वाहिनी बनी हुई थी उनकी, उससे कुछ होना देना था नहीं। लेकिन खैर वो दौर निकल गया है। वहाँ पर एक स्टूडेंट लीडर अब आ गए हैं जिन्होंने शेख हसीना को हटाया है। पूरी बैकिंग रही है यूएसए की, और उस व्यक्ति ने, जो कि इस वक्त जो मोहम्मद यूनुस है उनकी जो गवर्नमेंट है एडवाइज़र, उसमें एडवाइज़र है, उसने कहा है कि केवल बांग्लादेश से ही भारत को नहीं बाहर निकालना है, बल्कि बंगाल, असम और त्रिपुरा से भी भारत को बाहर निकालना है, उस पर भी कब्जा कर लेना है। तो जिसको पहले ही देश किसी और ने बना के दिया है वो उसी देश से कुछ हिस्सा मांग रहा है। तो उसने मैप भी जारी कर दिया। यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा वेस्ट बंगाल का, त्रिपुरा का और असम का उसने अपने एरिया में दिखा दिया कि ये हमारा। इसके बिना उसने कहा कि बांग्लादेश की तरक्की नहीं होगी। बाद में उसने उसको डिलीट कर दिया। तो बात है कि जो सिचुएशन है वो लगातार इतनी गंभीर होती जा रही है इस पूरे एरिया में कि अगर भारत और चीन एक दूसरे के साथ ना आए तो कोई तीसरा बाजी मार जाएगा, और तीसरा जो बाजी मारेगा वो केवल एक ही देश है, यूएसए। उस पर आएंगे उसको चाहिए क्या और कैसे उसने फोर्स कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं कि जो भारत चीन में रिश्ते सुधर रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत होती है कजान में, जब समिट होती है उससे पहले, जस्ट समिट से पहले वहाँ पर जो ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर है वहाँ पर दोनों आर्मियों की जो पेट्रोलिंग हो रही थी उसमें डिसएंगेजमेंट होती है। वहाँ से वो अलग अलग चले जाते हैं। एक बार वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। तो हम दोनों, जो चाइनीज़ मीडिया है, जो चाइनीज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वहाँ की, और जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है और डोवाल साहब है, उनके बयान देखेंगे। दोनों के बयान एक दूसरे के साथ ऐसे मैच है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने पुराने भाई हैं जो बिछड़े हुए मिले हैं। तो देखिए चाइनीज़ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमने बहुत एक्सटेंसिव और इन डेप्थ में बात की, डिस्कशन किया, और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमने बायलेटरल भी डिस्कशन की, इंटरनेशनल भी डिस्कशन की, रीजनल इशू भी देखे। यानी कि ये नहीं था कि दोनों देशों के बीच में केवल बायलेटरल बात हो रही है, इंटरनेशनल भी बात भी हुई है, रीजनल भी बात हुई है। और उन्होंने कहा उसके बाद हम इस बात पर पहुँचे हैं कि स्टेबल, प्रेडिक्टेबल, गुड इंडिया चाइना रिलेशन जरूरी है। यानी कि एक ऐसा रिश्ता जो स्टेबल भी हो, प्रेडिक्टेबल भी हो, भी सबको दुनिया को पता लग जाए कि ये इस वक्त दोस्त है, ऐसा भी शो करना है। ये नहीं कि अंदर अंदर बैक चैनल्स नहीं, ओपनली अच्छा रिश्ता शो करना है। ये ज़रूरी है। किस लिए? ताकि इंटरनेशनल और रीजनल पीस बनी रहे। रीजनल पीस का मतलब पूरा बांग्लादेश वाला एरिया है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला, म्यांमार, ये सारा एरिया। और उसी के साथ डोवाल साहब ने भी यही कहा कि इंडिया इज़ विलिंग टू कम्युनिकेट विद चाइना फॉर एवरी बॉर्डर डिस्प्यूट। जो भी होगा, जो भी छोटी मोटी घटना होगी, उसके लिए हम वहाँ पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसके बिना कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वहीं पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने भी अपनी स्टेटमेंट दी कि बिल्कुल सेम लाइन है,
एग्रीड ऑन सेलियंस ऑफ स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड एमिकेबल इंडिया चाइना रिलेशन। बस केवल एक एमिकेबल वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया, बाकी सेम है। किसके लिए? रीजनल एंड ग्लोबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो दोनों देश अब एक दूसरे के साथ हाथ मिला चुके हैं। कब तक दोस्ती चलेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल ये दोस्त हैं। तो अब आते हैं बात पर यूएसए की, कि आखिर इन दोनों को दोस्ती करने पे मजबूर किसने किया। शेख हसीना का जब गवर्नमेंट जाती है, जब उनको देश से निकाल दिया जाता है, वो भाग जाती हैं, तो साफ क्लियर कहा जाता है कि यहाँ पर यूएसए का रोल रहा है। चाइना का भी नाम आ रहा था, पाकिस्तान का भी, लेकिन यूएसए का ज़्यादा क्लियर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब शेख हसीना इंडिया में आती है, उनका कहना था कि मुझसे यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो मांग रही थी सेंट मार्टिन आइलैंड, ताकि वो उसे दे दिया जाए, वहाँ पर वो बेस बना ले। यूएसए वहाँ पर बेस इसलिए बनाना चाहता है ताकि वो भारत पर और चीन पर दोनों पर निगाह रख सके। बे ऑफ बंगाल में उसके अभी पैर नहीं हैं, वो चाहता है कि मेरा वहाँ पर भी नेवल बेस बन जाए, मैं वहाँ पर भी अपने पैर जो है वो बिल्कुल गड़ा लूँ वहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं दोनों को तरक्की नहीं करने दूंगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ करता रहूँगा। तो यहाँ पर जो मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट है वो लगभग काफ़ी प्रो है मोहम्मद यूनिस के। अमेरिका में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, वहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका लेना देना है, काफ़ी अच्छे लिंकेजेस हैं। और देखिए उम्र बहुत हो रही है, 1940 का मोहम्मद यूनिस का बर्थ है, 84 साल के हो रहे हैं। 84 साल का आदमी ठीक है, इंटेलिजेंट है, लेकिन इस वक्त वो उस तरीके से पावरफुल नहीं है कि अपने फैसले ले सके। तो फैसले कोई और भी ले सकता है, तो फैसले कोई और लेगा तो यूएसए के पास सेंट मार्टिन आइलैंड जा सकता है। और अगर सेंट मार्टिन आइलैंड गया तो आप समझ लें कि भारत और चीन दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि दोनों देश दोस्ती करें और यहाँ पर अमेरिका को ना घुसने दें। और अमेरिका को ना घुसने देने का एक ही तरीका था कि अराकान आर्मी को सपोर्ट कर दें। और अराकान आर्मी जब बांग्लादेश पे हमला करेगी, कब्जा करेगी, तो कोई ये नहीं कहेगा किसी देश ने लड़ाई छेड़ दी है, क्योंकि म्यांमार स्टेट अगर रखाइन स्टेट की जो अराकान आर्मी वो हमला करेगी तो म्यांमार के ऊपर जिम्मेवारी नहीं आएगी, भारत के ऊपर नहीं आएगी, चीन के ऊपर नहीं आएगी। तो यूएसए डायरेक्टली मदद करने नहीं आ सकता, यूएन में उसकी चलेगी नहीं। तो इसलिए ऐसी प्लानिंग की गई कि अराकान आर्मी के द्वारा वहाँ पर थोड़ा सा एक हमला कराया जाए, वहाँ पर उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जो बांग्लादेश है उसका जो ईस्टर्न फ्रंटियर है वो वहाँ पर परेशान हो। केवल वेस्टर्न में क्यों, वो भी ईस्टर्न में परेशान हो। तो देखिए बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चली यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो भारत का कलादान प्रोजेक्ट है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ताकि भारत जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वहाँ आसानी से पहुँच सके। वो कोलकाता हुगली से होते हुए सीरूट जाएगा सिटवी, और ये सिटवी कहाँ है? ये रखाइन स्टेट में है, जो अराकान आर्मी के कब्जे में है। और सिटवी से ये जाएगा रखाइन स्टेट होते होते ऐजवाल मिजोरम तक। तो भारत को ये ज़रूरी एरिया चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो जाने नहीं देगा। और अगर रखाइन स्टेट भी एंटी हो गई तो भारत का सारा प्लान खराब हो जाएगा। केवल भारत ही नहीं, चीन भी वहाँ पर फंसा हुआ है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके जरिए यहाँ पर एक क्याऊ कपाऊ, वो वहाँ की भाषा का नाम है, तो क्याऊ कपेऊ करके है, वहाँ पर डीप पोर्ट चाइना बनाना चाह रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। वहाँ पर पहले से ही एक गैस पाइपलाइन है जो वर्किंग है। यहाँ पर देखिए ये चीन से होकर म्यांमार में, तो ये जो पूरा एरिया है ये सिटवी है, ये वो डीप पोर्ट है जो चाइना बनाना चाहता है। दोनों जो रखाइन स्टेट है वहाँ पर प्रेजेंस रखना चाहते हैं, बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंस रखना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर यूएसए आ जाता तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं वो फेल हो जाते। बहुत ही गंभीर बात है। और आप देखेंगे कि लोकेशन सेंट मार्टिन आइलैंड की कहाँ पर है। हाँ, सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पर है? ये रखाइन स्टेट है, यहीं पर सिटवी है, यहीं पर वो डीप पोर्ट है। देखिए अमेरिका कहाँ पहुँचना चाह रहा था, अमेरिका यहाँ पर पहुँच के दोनों को परेशान करना चाह रहा था, और दोनों ने दोस्ती करके अमेरिका को ही परेशान कर दिया। इसमें बिडेन की भी बहुत सारी पॉलिसीज़ है, वो नहीं चाहते कि जब तक ट्रंप की प्रेसिडेंसी आए तो एक यहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी बने, भारत कोई दोस्ती ट्रंप की तरफ बढ़ाए, तो यहाँ पर ऐसा माहौल कर दो कि ट्रंप का भी फेलियर रहे। देखिए बहुत लंबी प्लानिंग चलती है कि ट्रंप का भी फेलियर हो जाए, उनकी जो पूरी टर्म है उसमें वो कुछ कर ना पाए, फिर ये डेमोक्रेट दोबारा कहें कि देखो ट्रंप तुम कुछ नहीं कर पाए, अब तुम जाओ, हम आएंगे, हम सत्ता संभालेंगे। तो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल के साथ साथ वहाँ पर डोमेस्टिक भी है। और यूएसए क्यों करना चाहता था? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक ही रास्ता है जिसके जरिए बे ऑफ बंगाल से होते हुए चाइना पहुंचा जा सकता है, और चाइना कोशिश में है कि अंडमान सी से इस तरफ से कनेक्शन बन जाए। और यूएस क्यों चाहेगा कभी भी कि चाइना स्ट्रांग हो। तो उसके अलावा जो भारत का इशू है, भारत का इशू है कि अगर वो एरिया भारत के
हाथों से निकलता है वहाँ पे रखाइन स्टेट वाला, वहाँ पर एक ऐसी आर्मी आ जाती है जिससे भारत की दोस्ती नहीं। तो भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है उसके अलावा बहुत सारे और इशू हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले से जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो बहुत सारे इशू से पहले ही उलझा हुआ है। एक तरफ ग्रेटर मणिपुर की बात चलती है जिसमें म्यांमार का कुछ एरिया भी लेकर स्टेट बनानी है इस तरीके से, और वहीं पर नागालैंड की बात चलती है, ग्रेटर नागालैंड जिसमें म्यांमार का एरिया आना है, और बहुत सारी और डिमांड करते हैं। तो भारत पहले ही नॉर्थ ईस्ट में उलझा हुआ है, वो नहीं चाहता कि वहाँ पर किसी भी तरीके से वो वीक हो और किसी और शक्ति को मौका मिले, क्योंकि पाकिस्तान अब डायरेक्ट बांग्लादेश तक पहुँच सकता है, हथियार पहुँचा सकता है, और किसी भी कीमत पर पाकिस्तान और बांग्लादेश अब नहीं चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया स्टेबल हो, कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर भारत और चीन एक साथ रहेंगे, एक साथ दोस्ती रहेगी, उनकी ट्रेड होगा, तो दोनों वहाँ पर एक पुलिसमैन की तरह काम कर सकते हैं और बहुत अधिक हद तक स्टेबिलिटी को पा सकते हैं, और फिर जो यूएस है उसको दूर कर सकते हैं। इसीलिए हम देखेंगे कि जब ब्रिक्स की समिट भी हुई है, हर जगह पर जो 3 आदमी सेंटर में दिखेंगे वो यही 3 दिखेंगे, यानी कि जो अब वर्ल्ड की पावर की एक्सिस है वो अटलांटिक से तो पहले ही पैसिफिक में शिफ्ट हो गई, ये क्लियर है। और उसके अलावा पैसिफिक में भी वो इंडिया, चाइना और रशिया की एक एक्सिस जो क्लियर बनती दिखाई दे रही है अभी फ़िलहाल में, वो बहुत क्लियर है और इसके बहुत लॉन्ग टर्म परिणाम होंगे। देखना होगा कि जब ट्रंप की नई रिजीम आती है तो वो इसके ऊपर कैसे कदम उठाती है, कैसे इसको काबू करती है, किस तरफ ये पूरा जो इंटरनेशनल घटनाक्रम है वो बदलता है। आपके अपने क्या विचार हैं? आप क्या लगता है कि भारत और चीन की दोस्ती क्या इन कारणों के अलावा भी कोई कारण है या वो कारण नहीं है? जो आपको लगता है उसको कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।